बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। असद कैसर ने कहा है कि हमारी तारीखी गलती जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना था, आइंदा किसी भी इस तरह के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी अदारा, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री हो, एक्सटेंशन मेरिट के अलावा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा इन द प्रमोशन मस्ट बी ऑन मेरिट। इसी तरह से मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बात करते हुए ये कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम है और इसकी वजह से इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस जन्म ले रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने पाकिस्तान को एक तजर्बागाह बना के रख दिया है। हमने मार्शल लॉ लगाकर भी देख लिया, हमने जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ लगाकर भी देख लिया, लेकिन अब एक काम कर लें, आपको जरूर तसल्ली और तशफ़ी होगी, और वो ये है कि बंद कमरों के फैसले बंद होने चाहिए और अवाम जिसे अपना हुक्मरान देखना चाहती है, अवाम जिस हुक्मरान को इक़्तिदार में देखना चाहती है, अब ये भी करके देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की बका का जो मामला है वो इसी से जुड़ा है। नाजरीन, इसके अलावा जी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अब खुलकर बातें हो रही हैं कि उनको पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया जा सकता है। अब ऐसा क्या कुछ हो गया या क्या मनवाना चाहते हैं जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। हालांकि शहबाज शरीफ के हवाले से तो ये कहा जाता है, बल्कि वो खुद ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारा हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारा हैं, बल्कि वो क्रेडिट भी देते हैं फील्ड मार्शल साहब को। शहबाज शरीफ कहते हैं जी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, मैं तो बंदा नाचीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि खुलेआम अब ये गुफ्तगू हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आज़म बनाया जा सकता है। एक तो ये बात होगी। इसके अलावा राहत बेकरी और शादमान थाना जलाने वाला जो मामला है, कल जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था और जज साहब ने ये कहा था कि वो दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में फैसला नहीं सुनाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उनकी तरफ से इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया जा रहा है कि जो लोग डी सीट हो गए हैं, जिनको नाअहल कर दिया गया है, 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, इमरान खान साहब ने चूंकि फैसला किया है कि उनकी जगह किसी और को हम इलेक्शन में खड़ा नहीं करेंगे, तो शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा हैं वो खान साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि जगह खाली नहीं छोड़ें और आपको उनकी जगह अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात जो ईसा नकवी ने एक स्टोरी की है, उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं खड़ा कर रहे। एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको बाकी तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो खड़े होंगे, उनको तो हरा दिया जाएगा, जो नून लीग पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, दीगर जमातों के मुकाबले में आएंगे। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है, अभी तक उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, मगर उन्होंने ये दावा किया है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट ने जितवा देना है और वो ऐसी शख्सियत है, अगर वो आ गई तो उसने पीटीआई को टेक ओवर कर लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा सुहेल वराइच साहब ने एक कॉलम लिखा। सुहेल वराइच साहब ये कहते हैं कि ताजरों के साथ नून लीग का हमेशा से अच्छा ताल्लुक रहा है और 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 100 करोड़ रुपया, 1 अरब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ताजरों को दिया है। लेकिन क्या वजह है कि ताजर नाराज हो गए नून लीग से। आपने पिछले अरसे में देखा कि किस तरह कराची के अंदर फील्ड मार्शल ने ताजर जो तंजीमें हैं उनके साथ मुलाकातें की और उन्होंने कलम और डायरी उठा रखी थी और उनके जो शिकायत थी वो सुन रहे थे और उनको नोट भी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी से तो पहले ही ताजर नाराज हैं, लेकिन नून लीग से भी ताजर नाराज हैं। तो 8 फरवरी को यही वजह है कि इलेक्शन बुरी तरह से 17 सीटें टोटल जो है नून लीग हासिल कर सकी और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी सीट भी हार गए। ये एक आम वजह जो है बताई जाए। अच्छा जी, हाफिज हामिद हमदुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात की है। जो शहबाज शरीफ साहब है उनको कहीं
फैसला हुआ है कि उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए और मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए। तो अब ये जो ख्वाब देख रहे थे शहबाज शरीफ अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाने का, और जरदारी साहब भी अपने जो उनके साहिबजादे हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहे थे, तो अब इसका क्या होगा? तो ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन अब किस तरह से चूँकि मोहसिन नकवी साहब तो अभी सेनेटर हैं, उनको किस तरह से जो है वो असम्बली में लाया जा सकता है, कहाँ से जितवाया जा सकता है? शेख वकास अकरम जंग से उनका ताल्लुक है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 1,76,000 वोट तकरीबन उन्होंने लिए थे, तो उनको डी-सीट करने के हवाले से बात हुई है। और ये अयाज सादिक साहब ने भी बात की है, तो हो सकता है कि उनको डी-सीट करके तो जंग से इलेक्शन लड़वा दिया जाए मोहसिन नकवी साहब को, और फिर उनको असम्बली में और फिर वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए। अच्छा जी, रात के अंधेरे में इस्लामाबाद में मसाजिद गिरा दी गई, मलबा उठा के वहाँ पर पौधे लगा दिए गए। 2 अभी विजुअल्स मसाजिद के सामने आ रहे हैं, ऐसा ऐसा और भी चीज़ें सामने आएंगी। एक तो मदनी मस्जिद है और दूसरा मदरसतुल मुस्लिम है। इसी तरह से मुफ्ती मुनीर साहब आ गए हैं जी। मौलवी साहब, जब पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों से जुल्म फसायत बर्बरियत थी और औरतों के दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, तशद्दुद किया जा रहा था, डी चौक मिलों को गोलियां मारी जा रही थी। इस मुल्क के अंदर ऐसा कौन सा जुर्म है जो नहीं किया गया? मगर उस वक्त वो बिल्कुल खामोश से, लब कुशाई उन्होंने बिल्कुल भी करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन अब उनको लॉन्च कर दिया गया, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया से, और वो खान साहब के और सोशल मीडिया के खिलाफ जो है वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और लोग उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। जबकि उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि हालिया पाक भारत जंग जो हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है जिसने दुश्मन को नाखून चने चबाए हैं। अच्छा, अब फील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका में मौजूद है, वहाँ बड़े अहम ओहदेदारान से उनकी मुलाकात भी हो रही है, उनको शील्ड भी दी गई है। अब एक जो अलाइनमेंट बन रही है जो अमेरिका और पाकिस्तान की, एक तो देखें मादनियात का जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कोई नहीं डिस्कस कर रहा, पाकिस्तान के पार्लियामान में कोई डिस्कशन इसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। 2 अहम पॉइंट्स आए हैं जी। एक तो फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पे ये कहा कि जो कानून को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इन्वेस्टर के लिए हम माहौल साजगार बना रहे हैं, इन्वेस्टर आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा जी, अब देखें ये बात कहते हुए क्या करें, डर ही लगता है जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फस्तायत है, ला कानूनियत है, तो पता नहीं कौन सा कानून है जिसकी बात की जाती है। और इन्वेस्टर कौन सा पागल इंसान होगा जो इन हालात में पाकिस्तान के अंदर, जो अपनी किसी की जिंदगी, आपकी माँ बहन बेटी, आपके घर में आपके बच्चे ही महफूज नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी है नहीं है, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? इंडिया के सरदार साहब को 3 महीने के बाद ख्याल आया जी कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 हथियारे जो वो मार गिराए हैं, जबकि दुनिया इसके ऊपर मजाक उड़ा रही है। और पाकिस्तान ने कहा आए जी, कोई भी तंजीम आ जाए, कोई भी मुल्क जो है वो आ जाए, ओपन इन्वेस्टिगेशन कर लें। राफेल कंपनी भी वहाँ पर जाना चाह रही थी, बट इंडिया ने मना कर दिया था। तो ये वो अभी उनको 3 महीने के बाद याद आ रहा है, वो जो शर्मिंदगी उनको जो है ना, जिसका सामना करना पड़ा है, शिकस्त बदतरीन, उसके बाद मोदी साहब भी वो सख्ते में है, और ज़ाहिर है सारा इंडिया जो है वो तकरीबन सख्ते में है। तो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो असद कैसर ने बात की, उन्होंने कहा तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन में पाकिस्तान के दीगर रहनुमा भी थे, उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जो है पार्लियामेंटेरियंस को क्या प्रिविलेजेस हासिल है। एक पार्लियामेंटेरियन चाहे तो वो जेल में जाके इंस्पेक्शन भी कर सकता है, कैदियों के हालात भी मालूम कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में आप देखिए कि हमारी कोई हैसियत है ही नहीं है। हम अडियाला जेल के बाहर जाते हैं कि घंटे हम इंतजार करते हैं, हमने खान साहब से मिलना है, हमें मिलने का मौका नहीं दिया जाता। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाऊंगा असेंबली में भी। तो उन्होंने कहा कि कानून की जो किताब है उसमें यही लिखा है, और क्या मुल्क के अंदर आपने हाइब्रिड निज़ाम चलाना है, हाइब्रिड निज़ाम चलना है, या फिर मुल्क किसी आइन और कानून के तहत चलेगा। इसी तरह से महमूद खान अजीज़ई ने भी बड़ी आम बात की, उन्होंने कहा कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ना किसी सिविलियन इदारे में, ना किसी मिलिट्री इदारे में। अगर वो होनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। और असद कैसर साहब ने आज इसका भी एतराफ़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी, इमरान खान साहब भी एतराफ़ करते आए हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है, मैं समझता हूँ कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो बाजवा की एक्सटेंशन थी, तो नहीं होनी चाहिए, ना ही आइंदा हम किसी इस तरह के अमल का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो
मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी बात की है, उन्होंने बड़ी आम बात की कि मुल्क के अंदर ऐसा कोई आइन है नहीं है, मुल्क इसी तरह से चल रहा है और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, आवाम के जो फैसले हैं उनको मुअतबर होना चाहिए। और आपने मुल्क के अंदर बड़े तजर्बे करके देख लिए हैं, मार्शल लॉ लगाया है, जुडिशल मार्शल लॉ लगा के देख लिया आपने, लेकिन आपका कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा। तो अल्लाह का वास्ता है कि ऐसा करें कि जो 24 करोड़ अवाम है अब इनकी सुन के देख लें तो आपको ज़रूर तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। इस तरह से ही ये वाहिद एक हल है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। मोहसिन नकवी के हवाले से अब खुलेआम बातें हो रही हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो है उनको मौजूदा निज़ाम जो है वो ला सकता है। ज़ाहिर है आपको पता है उनकी रिश्तेदारी भी है और इससे पहले बड़े बड़े आम ओहदों के ऊपर उनको जो है वो नामजद किया गया है, अपॉइंट किया गया है और फिर उन्होंने जो हाल किया है वो तो सबके सामने ही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्या वजह बन गई कि शहबाज शरीफ को अब शहबाज शरीफ को कि शौकत अजीज़ बनाने की तैयारी है जी। कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही है। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी कह रही हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि उनके हवाले से सहाफ़ी जो नून लीग के हलकों के हैं वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि मोहतरमा जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी लेकिन वो इस्तीफ़ा दे देंगी। तो कुछ ना कुछ जो है वो बैकग्राउंड पे ऐसा ज़रूर चल रहा है जो अभी अवाम की आंखों से ओझल है। अच्छा जी, अब ये जो ताजरों के हवाले से इन्होंने 100 करोड़ दिया नून लीग को ताकि ये इलेक्शन जीत जाएं, क्योंकि बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा ताजरों का, ताजर कम्युनिटी का, तंजीमों का नून लीग के साथ। लेकिन इन्होंने 17 सीटें जो है बमुश्किल जीती और जब नवाज शरीफ साहब अपनी सीट पे हार गए तो सुहेल वड़ाई साहब ये कॉलम लिखते हैं कि उनको बड़ा गुस्सा आया और अब नाराज़गी और उनके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, इसलिए वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल साहब के पास जाते हैं और अपनी जो शिकायत है उन तक पहुँचाते हैं और मसाइल अपने जो है वो ताजर उनको बताते हैं। अच्छा, हाफिज़ साहब जो हैं, हामिद हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे। अयाज सादिक निवार ने ये बात की थी कि जो रुकन 40 दिन से जायद असम्बली में नहीं आएगा उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। अब ये जो मामला है उन्होंने शेख वकास का केस पकड़ा है उनको डी-सीट करने के हवाले से, क्योंकि जंग से उनका ताल्लुक है और तकरीबन 1,76,000 वोट जो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट 8 फरवरी को लिए वो शेख वकास अकरम ने लिए थे। तो मोहसिन नकवी को अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, ये फैसला अगर कहीं पर हो गया है तो फिर कहा यही जा रहा है कि ये किया जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब को जंग से इलेक्शन लड़वा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हैं तो वो सेनेटर, फिर वो कौमी असम्बली में आएंगे और फिर उसके बाद ज़रा वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा कि अगर कहीं ये फैसला हुआ है तो फिर ये एक साहब नवाज शरीफ साहब जो चाह रहे थे कि उनकी बेटी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और ज़रदारी साहब चाह रहे थे उनके बेटे जो है वो बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मज़ामत जो दिखा रहे हैं ना आवाम के सामने, तो इनकी चूंकि कमजोरी है तो इन्होंने ये सब मज़ामत साइड पे कर देनी है और ये लोग वोट देंगे फिर मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। उन्होंने जी ये बात की है। वैसे नून लीग की क्या साख रह जानी है, देखें सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। 17 पहले सीटें नवाज शरीफ साहब अपनी सीट भी हार गए और फिर ऐसा कोई काम भी इन्होंने नहीं किया कि जो आप कहें कि एक बदतरीन डिक्टेटर से कहीं कम हो। अच्छा जी, इसके अलावा खान साहब को ये जो मशवरा दिया जा रहा है कि आप इलेक्शन का बाइकाट ना करें, जो लोग डी-सीट हो गए हैं उनके ऊपर आप अपने कैंडिडेट खड़े करें। तो ईसा नकवी साहब इन्होंने ये खबर दिया, बल्कि इन्होंने पूरी एक स्टोरी की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि उसको कंपनी की तरफ से जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, उसको जितवा दिया जाएगा। बाकी पीटीआई के दीगर जो लोग खड़े होंगे उनको तो हरवा दिया जाएगा, लेकिन एक शख्स को जितवा दिया जाएगा और वो पीटीआई को टेक ओवर कर लेगा। तो खान साहब को भी इस बात का पता है, इसलिए खान साहब ने अभी तक का जो फैसला किया हुआ है वो यही है। अलबत्ता पीटीआई के दीगर हलकों से ये मुतालबा ज़रूर सामने आ रहा है कि नहीं हमें जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, हमें जो है वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए। और इस तरह नून लीग भी वावेला कर रही है। कल अज़मा बुखारी साहब फरमा रही थी कि नून लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शायद वो डर रही है कि हम अपने कैंडिडेट खड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तो इस तरह जो है उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो जो है आ जाएं और इलेक्शन लड़ें। मुफ्ती मुनीर साहब आगे सोशल मीडिया के खिलाफ जो है वो बड़ी अजीब तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आते रहे और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिस चीज़ से भी तनकीद की है, खान साहब हमेशा सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं और खान साहब ने हमेशा अपने सोशल मीडिया को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि खान साहब जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया बेलोस है और ये लोग खान साहब के साथ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं और मुखलिस लोग हैं।
لیکن اب مفتی منیب صاحب اس سے پہلے تو نہیں بولے، ملک کے اندر اتنا ظلم بربریت ہوئی ہے، لیکن اب یہ صاحب لانچ کر دی گئے اور علماء کا بھی اب یہ معیار رہ گیا ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی سوشل میڈیا کا یہ نیٹ ورک ملک کے اندر اور بیرون ملک قائم ہے. یہ لوگ جب چاہیں خان صاحب کے علاوہ اپنی جماعت کے کسی بھی فرد اعلیٰ عہدیدار کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، پگڑی اچھال سکتے ہیں، سرے بازار رسوا کر سکتے ہیں، 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے اور خان صاحب کے علاوہ کسی کو جواب دے نہیں. مقتدر سے تعلقات کی خرابی میں بھی سب سے بڑا دخل انہی کا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی رہی ہے جی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے خان صاحب کو کنٹرول کرنا چاہیے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ملک کے اندر لوگوں کو تو ڈرا دھمکا کے ان کا منہ بند کر دیا، ایسے ایسے آپ قوانین لے کر آ گئے تو سوشل میڈیا بھی خاموش ہو جائے تو خان کی آواز ابھی تک بند ہو چکی ہوتی، دنیا میں کہیں بھی نہ پہنچ ہوتی. تو یہ صاحب کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی پیش گوئی کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی ان کا ضامن بن سکتا ہے. وہ کسی اور کو تنزن جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اپنی جماعتی حد تک وہ خود بھی جنگل کے بادشاہ سے آگے کی چیز ہے. اب جنگل کا بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی آئین قانون ہے نہیں، جمہوریت آئین قانون کو پامال کر دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب خود کو جنگل کا بادشاہ تو نہیں کہہ سکتے. البتہ وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ضرور ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے تقریباً 750-800 کے قریب بلکہ دن ہونے والے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹس نہیں گئے جس طرح کل جو ہے فیصل واڈا نے انکشاف کیا. ان کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے رپورٹس بنائی تھی، کوئی پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے نواز شریف صاحب کے. تو خان صاحب کی پارٹی میں کوئی موروثیت بھی نہیں ہے جی. خان صاحب جو ہے وہ نہ ان کی بہنوں کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ بچوں کے پاس کوئی عہدہ ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی اور رشتہ دار کو کوئی عہدہ جو ہے وہ بانٹا ہے. پاکستان کے اندر اس کے علاوہ جی پارلیمان کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. فیلڈ مارشل صاحب اس وقت موجود ہے امریکہ میں اور بڑے عام عہدیداروں کے ساتھ تصاویر بھی آ رہی ہیں اور جی وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیں ایک تو امریکہ عرب ممالک کے اوپر بھی یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے یعنی کہ اسرائیل کو وہ تسلیم کریں. ڈیفینیٹلی پاکستان کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہوں گی، لیکن پارلیمان کے اندر کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. اب پاکستان کے ایون میڈیا بھی اخبارات الیکٹرانک میڈیا کوئی بھی چیزوں کے اوپر ابھی ڈسکشن نہیں کر رہا. تو کل انہوں نے یہ کہہ دے رہے ہیں کہ جو وہ تو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی تو ہم تو تھے ہی نہیں بیچ میں، ہمیں کیا پتہ یہ جو تمام تر چیزیں طے ہو گئی ہیں. تو ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب ادھر مل گئے، تو اس لیے نون لیگ جو ہے ابھی بالکل چپ سادے ہوئے ہے، بالکل خاموش. اپنا خیال رکھیے گا، اگلے بلاگ میں ملتے ہیں.